You have your science lecture at 7 o'clock. Okay, so as of now, we are going to study history. Fine. There is the second chapter in your history, and the name of the chapter, as we had studied last time, it was Europe and India, if you people remember. So, while we are studying India, जब भी हम इंडिया का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, at that time it is equally important to study what is happening in the world around. इंडिया में जो टाइम पे हमारा एक हिस्ट्री चल रहा है wherein we have Mughals, we have Britishers, we have all these people coming up in India, तो वो टाइम पे दूसरे पार्ट्स में क्या चल रहा है दुनिया के? इंडिया का हिस्ट्री जो है देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था. ये ब्रिटिशर्स आए किधर से थे? देन दे केम फ्रॉम यूरोप. Okay, so while understanding Indian history, it is very necessary that we also understand the European history. Looking at Europe and India, इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? तो उसके लिए पहले हमें यूरोप का मॉडर्न मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. तो यूरोप का मिडीवियल हिस्ट्री का एंड और यूरोपियन हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, तब जाके पता चलेगा कि इसका असर, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है. And that is how, while we study Europe, we are also studying its consequences, its impact on India. So, therefore, while we are studying the period of modern history, it is very necessary to even study the events, the history as to what happened in Europe at that particular time. We had all studied this last time. We studied about the period of Renaissance. मैंने बताया था यूरोप में जो medieval ages थी, they were extremely dark ages. यूरोप में अगर तुम ये टाइम देखो 13th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के बीच का टाइम देखो, जब भी इंडिया पे मुगल्स रूल कर रहे हैं, वो टाइम पे यूरोप में ये टाइम जो था यूरोप का, ये सबसे खराब टाइम चल रहा था यूरोप का. ऐसा क्यों माना जाता है? Then the reason is that at this point of time in Europe, we see that there was no development in science. लोग जो थे साइंस से ज्यादा धर्म में मानते थे. Christianity was being given more of importance rather than science, ideologies, philosophies. इन चीजों से ज्यादा हम देखते हैं कि धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है. हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म था, ये पूरा का पूरा चलाने वाला जो इंस्टीट्यूट था was called as the Roman Catholic Church. This Roman Catholic Church का जो हेड था, his name was Pope. Okay, not Pope, his position was Pope. तो ये जो पोप था, ये धर्म के नाम पे लोगों को लूटता था. और लोग क्योंकि लिए इनको साइंस नहीं आता था, इनको कुछ समझ में नहीं आता था, तो पोप इनको धर्म के नाम पे लूटता है. बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यूरोप में देयर वर सम थिंकर्स हु केम अप. देयर वर साइंटिस्ट, देन देयर वर स्कॉलर्स, देयर वर राइटर्स, देयर वर पेंटर्स, देयर वर आर्किटेक्ट्स. ये सब लोगों ने अभी पोप पे सवाल उठाना शुरू किया, रोमन कैथोलिक चर्च पे सवाल उठाना शुरू किया. पोप लोगों को धर्म के नाम पे जो लूटता था उस पे सवाल उठाना शुरू किया. So now there is a new beginning in Europe. यूरोप में अचानक से डार्क एजेस से अभी लोग एनलाइटेंड एजेस में जाएंगे, ब्राइटर एजेस में जाएंगे, एंड दैट केम टू बी नोन एज द पीरियड ऑफ रेनेसांस. We see that more than the religion, now importance was being given to science. We see that this period it marked with reformation, a lot of changes. There were religious reform movements. धर्म में भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं. And more than that, we see that there are geographical discoveries being done. अर्थ पे नए नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढे जाएंगे, नए रास्ते ढूंढे जाएंगे, न्यू प्लेसेस विल बी डिस्कवर्ड. And this age came to be known as the age of Renaissance. This can be your short note. That what do you understand by the age of Renaissance? We see that at this point of time, जब ये Renaissance का फेज चल रहा है, तो वो टाइम पे जो यूरोप में रहने वाले जो ग्रीक्स है और यूरोप में रहने वाले जो रोमन्स है, इन लोगों ने बहुत कुछ लिखना शुरू किया. इन लोगों ने आर्ट्स के फील्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट किया, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए. वी सी दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर.
There was a lot of development in philosophies. Philosophies का मतलब यहाँ पे है ideas. Okay, so there were Greeks and there were Romans who gave a lot of improvement, who gave a lot of development in the fields of arts, architecture and philosophy. It is said that during Renaissance, जब भी यहाँ पे Renaissance चल रहा है, Renaissance का मतलब मैंने बताया brighter ages, development होना, तो Renaissance के टाइम पे यूरोप में जब ये Renaissance हो रहा है, more than religion, religion से ज्यादा, धर्म से ज्यादा, now it is humanitarianism which has been given more of impetus. ज्यादा importance humanitarianism को दिया गया है. ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब है इंसानों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है भगवान से भी. ओके, सो नाउ पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ह्यूमंस मोर देन द गॉड. People will start studying human beings, human body, how does the human body function. They'll study science and so on. So here there is a huge shift. Okay, there is a change in the outlook. अभी देखने का नजरिया बदलेगा. We see that human beings are being treated well now. And more than that, now instead of religion, एक बहुत बड़ा shift होगा लोगों के सोचने समझने और विचारने में. There is going to be a huge shift, okay, from thinking about religion. Now people will start thinking about a human being. Okay, so the center point of all the ideologies, of all the thinkings has now changed from religion to humans. We had this person, his name was Leonardo da Vinci, if you people remember last time. Leonardo da Vinci, he was a marvelous person, a very brilliant person during the times of Renaissance. इटली में रहने वाला ये एक आर्टिस्ट था, ये एक स्कल्प्टर था, ये एक आर्किटेक्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, इंजीनियर भी था, म्यूजिक भी ये बहुत बनाता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना इसको आता था. He knew very well what is astronomy, stars, planets. इन सब के बारे में इसको बहुत सारा नॉलेज है. So talking about Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, he was a very renowned person in throughout Italy. इटली में ये रहता है लेकिन अपनी लाइफ की वो आखिरी जिंदगी फ्रांस में बिताता है. So he was very well versed with science as well as arts. नाम का खाली पेंटर नहीं है, इसको साइंस भी बहुत अच्छे से आता है. तो ये साइंस और आर्ट्स को साथ में उसके साथ काम करता है, दोनों को मर्ज करता है, दोनों स्ट्रीम्स को. So he was a very renowned personality in those days. There is a question being asked over here that what is the meaning of impetus? Impetus का मतलब है importance. Okay, fine. We'll again get back to this. Talking about Leonardo da Vinci, ये उसका सबसे famous painting है and the name of this painting is The Last Supper. ये पेंटिंग का नाम जो है ये लास्ट सपर नाम का पेंटिंग है जो बहुत ही फेमस है, जो लियोनार्डो डा विंसी ने पेंट किया था. This painting which had been made by Leonardo da Vinci, you can see Jesus Christ, he having his last meal with his 12 disciples. अगर तुम जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे से बीच में से निकाल देते हो, then you can see literally there are two teams, okay, who are arguing against each other. तो ये पेंटिंग खाली नाम का पेंटिंग नहीं है, there is a lot of thing which is happening in this painting. ठीक है. सपर का मतलब होता है मील, खाना, आखिरी खाना जो जीसस क्राइस्ट ने अपने 12 डिसाइपल्स के साथ खाया. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. So talking about Last Supper is one of the most famous paintings of Leonardo da Vinci. It is still there in the country of Italy. Apart from that, here the second most important painting of Leonardo da Vinci was Mona Lisa. This was the last painting what Leonardo da Vinci had made in his life. Okay. मोना लिसा कौन थी, किधर से आई थी, ये कौन सी बंदी थी, किसका पेंटिंग बनाया है, It still stands out to be a mystery. ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है, किसी भी historians को. Fine.
Apart from that, talking about the period of Renaissance, the reform movement had spread throughout all the sectors of human life. Reform ये word का मतलब होता है change. Reform, form का मतलब formation होना, कुछ बनना. Reform का मतलब है वापस कुछ चीज बनेगा. So there is a lot of change. Reform का मतलब है change. So the reform movement, okay, the changes which happened, ये जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहे थे, ये जो चेंजेस यूरोप में हो रहे थे, इसका असर एक ह्यूमन लाइफ में बहुत तरीकों से पड़ रहा है. Apart from that, talking about knowledge, it was because of knowledge that there was a lot of development in the fields of science, in the fields of art, and there were various discoveries which had been made. I hope you guys have understood this part. Okay. Now there is a couple of questions which has been asked. There is Ashtha. Okay. She has asked me this question that what is the meaning of historian? Historian जैसे एक scientist science को study करता है, वैसे एक historian history study करता है. Okay. There is another question which has been asked. What does the term supper mean? Supper का मतलब है meal, खाना. ठीक है. I hope you guys have Hitesh. नॉलेज, क्योंकि लिए इंसान के पास नॉलेज था, इसीलिए साइंस में, आर्ट्स में, हर जगह पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है. एंड व्हेन वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू साइंस, व्हेन वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू आर्ट्स, एट दैट टाइम देर आर अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज विच हैपन. इससे हम बहुत कुछ चीजें डिस्कवर कर सकते हैं. जब भी आर्ट्स लिखा जा रहा, आर्ट्स के पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं, जब भी लिटरेचर लिखा जा रहा है, when an artist is now making paintings, and when the artist is now making paintings, and when now the writers are writing their books, they are writing new literature during the times of Renaissance, we see that human emotions and sentiments have been depicted over there. मतलब लियोनार्डो डा विंसी ने अगर मोनालिसा का पेंटिंग बनाया या उसने लास्ट सपर पेंटिंग बनाया, तो वहां पे उसने सिर्फ भगवान के बारे में बात नहीं की है. इनफैक्ट भगवान के अलावा जो भी वो पिक्चर में दिख रहा है, वी सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ ह्यूमन इमोशंस व्हिच हैव बीन शोन इन दीज पेंटिंग्स. Okay, I hope you guys have understood till here. Okay, is my voice not audible? Okay. So there is a question which has been asked by Hitesh. He is asking, what do you mean by immortal? Immortal का मतलब है वो जो कभी भी नहीं मरता है. ठीक है. Mortal का opposite है immortal. We are mortals. We will die one day. Immortals means जो कभी मरते नहीं है. ओके. हम लोग हिंदी में immortal को अमर बोलते हैं. ये हमेशा अमर है, ये कभी नहीं मरेगा. फाइन. Next, there is another question which has been asked. What do you understand by the term sentiments? Sentiments का मतलब है human emotions. Human emotions से आने वाले जो भी दूसरे emotions है, उसको हम sentiments बोलते हैं. Human behavior बोलते हैं. Fine. Next, there is another question which has been asked. Atharva, can you please tell me what do you exactly mean by your question? Okay, I didn't really get your question. Okay, fine. Next, there is Shreya has asked this question. Are there people who never die? No, we are mortals. हम लोग हमेशा जिंदा रहेंगे. Fine. ठीक है. Immortal का मतलब है your ideas. Your ideas, even after you die, the idea still lives after that. Okay. No, not at all, Atharva.
लियोनार्डो डा विंसी वॉज नॉट गिविंग हिज ओन नेम टू द पेंटिंग्स, वो खुद का नाम नहीं दे रहा है अपनी पेंटिंग्स को, ठीक है। वो पेंटिंग्स बना रहा है जिस हिसाब से हम देखते हैं कि वो टाइम का जमाना था। लियोनार्डो डा विंसी जो था, इसको इटली की बहुत रिच फैमिलीज थी जो इसको पैसा देती थी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसी नाम का एक फैमिली था इटली में, जो लियोनार्डो डा विंसी को बहुत पैसा देता था, और लियोनार्डो डा विंसी वो पैसे मिलने के बाद वो सारा ये पेंटिंग्स बनाता था। तो आज के डेट में अगर तुम इटली में जाओगे ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स ऑफ लियोनार्डो डा विंसी एंड वेरियस अदर आर्टिस्ट। ओके, ही वाज जस्ट वन ऑफ द मोस्ट famous ones out of it, ठीक है। We see that a lot of literature was being produced. We see that a lot of literature was being produced during the times of Renaissance. अभी ये जो भाषा थी, जिस भाषा में बुक्स लिखे जाते थे या न्यूज़पेपर्स प्रिंट किए जाते थे, we see that now this literature was being produced in local language. जैसे इंडिया की लोकल भाषा हिंदी है, हिंदी सबको समझ में आती है, तो वैसे ही यूरोप में उनकी लोकल भाषा कौन सी थी? इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, ये वहां की यूरोप की लोकल भाषा थी जो आम लोग बोलते थे, ठीक है। तो लोकल भाषा में जब भी बुक्स लिखना शुरू हो गया, देन फॉर द कॉमन पीपल, जो वहां पे रहने वाले जो कॉमनर्स थे, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस लिटरेचर इवन मोर इनटू डिटेल्स। ये जो आम लोग थे, अभी ये राइटर क्या लिखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये सब वो अच्छे से समझने लगे। In fact, we had one of the most important persons in the European history, and his name is Johannes Gutenberg. जोएनस गटनबर्ग नाम का ये जो इंसान है, he was the one who invented the printing press. This person, he is from Germany. यूरोप में जर्मनी नाम का कंट्री है जहां पे ये इंसान जोएनस गटनबर्ग 1450 एडी में, इस साल में पहली बार वर्ल्ड में ये प्रिंटिंग प्रेस लेकर आता है। मतलब अभी हाथों से लिखे जाने वाले बुक्स जो है वो लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि लिए हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है। अभी ये बुक्स प्रिंट होती जाएगी और लोगों तक ये बुक्स को पहुंचाया जाएगा। जब भी लोग ये बुक्स को पढ़ेंगे तभी उनको अच्छे से पता चलेगा कि ओके फाइन, व्हाट वाज द ऑथर ट्राइंग टू से, बाइबल का मतलब क्या है, एंड सो ऑन। ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर सेइंग, क्योंकि नई डिस्कवरीज होने लगी, we see that there were new ideas which had been developed. नई आइडियाज आई, नए कंसेप्ट्स आए, लोगों का नॉलेज और भी बढ़ता है, जिसके वजह से न्यू एंड न्यू डिस्कवरी इज मोर एंड मोर पॉसिबल over here. I hope you guys have understood till here. Now there is another question which has been asked over here. How many years ago did Mona Lisa was being painted? लियोनार्डो डा विंसी ने मोनालिसा पेंट किया था जब भी वो अपनी लाइफ का लास्ट फेज में था। बिफोर लियोनार्डो डा विंसी ही डाइड, द लास्ट पेंटिंग विच ही मेड वाज ऑफ मोनालिसा व्हेन ही वाज देयर इन फ्रांस, ठीक है। तो अगर इसका अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग लगाते हैं, देन समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेट 1500 साल पहले, 1500 years ago अप्रोक्सीमेट, दिस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वाज बीन मेड, ठीक है। ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। he can be called as Leonardo da Vinci, or he can also be called as Leonardo da Vinci. Okay, there is another question which has been asked. Mona Lisa, was she actually there? We don't know. Did she really existed or not? So there are 2-3 people who have asked the same question. मोनालिसा का हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो थी कि नहीं थी, या मे बी ऐसा बोला जाता है कि फ्रांस का कोई मर्चेंट था जिसकी वो बीवी थी। कोई लोग बोलते हैं कि ये लियोनार्डो डा विंसी की शायद से गर्लफ्रेंड थी। Nobody knows that who was Mona Lisa, but it was the last painting which had been made by Leonardo da Vinci. Fine. Next, there were independent intellectuals. इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल्स का मतलब है स्कॉलर्स, ठीक है।
जो दिमाग वाले लोग हैं, ओके, जो बहुत स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनको इंटेलेक्चुअल्स बोला जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है फ्री इंटेलेक्चुअल्स, ये किसी से डरते नहीं है, ये ऐसे साइंटिस्ट हैं। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च था, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च में जो प्रीस्ट होते थे, जो पोप्स होते थे, जो ये रोमन कैथोलिक चर्च को चलाते थे, these Roman Catholic Church priests and the Pope, they used to loot people in the name of religion. ठीक है, लोगों को वो टाइम पे पता नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा गया है। ये बाइबल सिर्फ पोप के पास और प्रीस्ट के पास होता था, और सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च के पास होता था। तो बाइबल में जो लिखा है वो तो सिर्फ पोप को पता है, वो तो सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च को पता है। तो पोप और रोमन कैथोलिक चर्च मिल के अभी क्या करते हैं, वो लोगों को धर्म के नाम पे लूटते हैं। ओके, they used to tell that it is God who runs the whole of this universe, the whole of planet. ओके, तुम सीधा अगर ओशन में जाओगे तो तुम डूब जाओगे, तुम गिर जाओगे, क्योंकि अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ फ्लैट है। फिर उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स आते हैं, कुछ दिमाग वाले लोग आते हैं, और वो पोप पे सवाल उठाते हैं, वो रोमन कैथोलिक चर्च पे सवाल उठाते हैं। दे से दैट नो, लुक एट साइंस, हम प्रूव कर सकते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। उसके वजह से नाउ दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज, जो पुराने विचार थे, तो जो पुराने ख्यालात थे, उन चीजों पे अभी क्या होने लगा, उन चीजों पे अभी सवाल उठने लगा। और सवाल किसने उठाया, सवाल इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स ने उठाया। तो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ पोप हु इज सिटिंग ओवर हियर, ये पोप है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। ये रोमन कैथोलिक के सारे लोग हैं जो इधर बैठे हुए हैं चर्च के। और यहाँ पे एक स्कॉलर है, ये इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल है, जिसने सवाल उठाया है पोप पे, और जिसने सवाल उठाया है पूरे रोमन कैथोलिक चर्च पे। वी सी दैट द क्रिश्चियन प्रीस्ट वर टेकिंग एडवांटेज, जो रोमन कैथोलिक चर्च में रहने वाले जो प्रीस्ट थे, जो महाराज थे, ठीक है, ये लोग फायदा उठाते थे लोगों के इग्नोरेंस का, क्योंकि ये लोगों को साइंस नहीं पता था, इसीलिए ये रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट लोगों के इग्नोरेंस का ये लोग एडवांटेज उठाते थे, इसका फायदा उठाते थे, और उसके बाद इनसे अननेसेसरी रिचुअल्स करवाते थे। बिना कोई मतलब के, बिना कोई सोच विचार के इन लोगों से पैसे लूटे जाते थे। लोगों को बोला जाता था पैसे दो, तुम्हारे लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म होंगे, हम लोग कुछ दान धर्म करेंगे, और फिर उसके बाद तुम अगर चर्च को पैसा दोगे तो चर्च तुम्हें ये ब्लेसिंग देगा कि तुम सीधा हेवंस में पहुंच जाओगे। ठीक है, सो वी सी दैट इन द नेम ऑफ रिलीजन नाउ द पीपल वर बीइंग लूटेड। ओके, एंड मोर देन दैट, दिस मूवमेंट, जहां पे ये चर्च पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पे लोगों को लूटा जा रहा है, और जब भी साइंटिस्ट आके चर्च की करप्शन का खुलासा करते हैं, दिस entire movement came to be known as the religious reform movement. इसके बाद लोग अभी क्या करेंगे, नाउ द पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इन रैशनलिज्म। एक इंसान फ्री हो जाएगा और एक इंसान बहुत रैशनल हो जाएगा। पोप जो बोलेगा उस चीज पे डायरेक्टली भरोसा नहीं किया जाएगा, सुपरस्टिशंस पे भरोसा नहीं किया जाएगा, किसी चीज के ऊपर बिलीव नहीं किया जाएगा जब तक उस चीज को तुम रीजन नहीं करते हो। until and unless you do not reason anything, you will not believe in anything. ठीक है, हर चीज पे सवाल उठाया जाएगा, हर पुराने ख्यालात पे सवाल उठाया जाएगा। So this is wherein a human will become completely free. Rationalism will gain more importance. Rationalism का मतलब है किसी भी चीज पे पहले रीजन करो, first you reason things and then you believe in anything. Okay, science will be given more importance than the religion. ठीक है, there is a question which has been asked by Anshul. Who is a pope? Is he a king?
नो, पोप इज नॉट अ किंग. पोप राजा नहीं है. रोमन कैथोलिक चर्च, पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियनिटी चलता है, ये पूरे वर्ल्ड के क्रिश्चियनिटी का जो हेड होता है उसको हम पोप बोलते हैं. तो आज भी अगर तुम वेटिकन सिटी नाम के ये कंट्री में जाओगे तो अभी भी पूरे वर्ल्ड के क्रिश्चियनिटी का जो हेड है, इसका जो पोजीशन होता है उसको हम पोप बोलते हैं. वो पोप आज भी रहता है वहां पे. ठीक है. There is a question which is being asked by Parth. Okay, very interesting question, Parth. Which painting is there in the background? This painting which you can see in the background, it is called as the Starry Night. ठीक है, ये पेंटिंग का नाम है The Starry Night. You can go and Google about this painting. It's very interesting to know. Fine. Next, there is another question which has been asked. Elisha, she has asked this question. What is the meaning of depict? Depict का मतलब किसी चीज को describe करना. Okay. So you can describe emotions in a painting. You can describe emotions in your writings. So depict का मतलब है to describe something. Okay. Kevin has asked this question. Mona Lisa can be said as an imaginary drawing too. Might be, हो सकता है, सिर्फ imagination वाला drawing है ये. Okay. So there is again a question being asked that what do you mean by the term ignorance? Ignorance का मतलब क्या है? Ignorance का मतलब है कि किसी चीज का पता ना होना. Okay. You are not aware of certain things. ठीक है. जो लोग जिसमें दिमाग नहीं होता है या जो लोगों को साइंस नहीं पता है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, they are ignorant people, they don't know anything. और ऐसे लोगों को, ऐसे innocent लोगों का फायदा उठाना. Okay, that is what the Pope did. ठीक है. Can you repeat the name of the background painting again? It is called The Starry Night. Okay, it's The Starry Night painting. Yes. You can for sure go on Google and research more about Mona Lisa if it's creating so much of interest in you. Fine. What is meant by rationalism? Rationalism means reasoning. Rationalism का मतलब है reasoning anything before you believe in it. किसी चीज पे तुम भरोसा करने लगो, उसके पहले उस चीज को रीजन करो, उस चीज को क्वेश्चन करो. That is what you call it as rationalism. Fine. Next, there is another question which has been asked. Now it is CE or AD? No, right now we are in AD. AD का full form है Anno Domini. Fine. Shreya, we can talk about your questions after the class. So all those people who have some questions beyond the chapter, we'll discuss it after the class if you guys want. ठीक है. Now we will discuss about the geographical discoveries. Geographical discoveries जो थे, अभी देखो, लोग ज्यादा साइंटिस्ट जो थे अभी आते हैं. These people now they start, searching new sea routes and searching new routes throughout the world. For example, the picture which you can see over here, यहाँ पे जो picture दिख रहा है, you can see the star-marked place. This place is called as Istanbul today. आज का वर्ल्ड मैप अगर तुम देखोगे, ये जो स्टार मार्क किया हुआ ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज इस्तांबुल. इस्तांबुल को पहले कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था. सो इस्तांबुल वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके. Now listen to me very carefully. Talking about this particular map, ये side जो है, this side of the map which you can see on the left hand side, this is Europe. और जो ये मैप का राइट हैंड साइड है, ये वाला हिस्सा, ये एशिया है. तो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला जो जमीन का रास्ता था, इसको इस्तांबुल बोला जाता था. और पहले के जमाने में
इसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था. ओके, सो सी दैट दिस प्लेस कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो प्लेस था, ये पहले बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर आता था, लेकिन इस पे ऑटोमन टर्क्स हमला कर देते हैं. द ऑटोमन टर्क्स दे अटैक्ड दिस प्लेस, और ये इस्तांबुल जो जमीन का रास्ता था जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता था, ये रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि ऑटोमन टर्क्स अभी इसको कब्जा कर लेते हैं और इस पे राज करने लगते हैं. तो जो यूरोपियंस ये जमीन के रास्ते से पहले इंडिया में आते थे, पहले एशिया आते थे, ये रास्ता बंद हो जाता है. क्योंकि ये रास्ता बंद हो जाता है, हम देखते हैं कि अभी नए रास्तों की जरूरत थी. नाउ देयर वाज अ नीड ऑफ न्यू सी रूट्स टू रीच इंडिया. जमीन का रास्ता तो बंद हो गया, तो अभी पानी के रास्ते से लोग अभी एशिया पहुंचना चाहेंगे. So we see that now this connecting route which was there in between Asia and Europe, it completely stopped because it was being blocked by the Ottoman Turks, and now there was a need to find alternative trade routes. दूसरे trade routes को अभी research करना, उसको discover करना अभी जरूरी हो गया था. So we had this very first person. ये बंदे का नाम है बार्थोलोमेओ डायस. बार्थोलोमेओ डायस ने एक पानी का रास्ता ढूंढा. यूरोप से ये रास्ता शुरू होता था, यूरोप से वो अफ्रीका के टिप पे पहुंचता है. दिस कॉन्टिनेंट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. ठीक है, तो यूरोप से ये पानी का रास्ता ढूंढना शुरू करता है, एंड ही रीचेस टू द टिप ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड ही कॉल्स दिस टिप एज द केप ऑफ गुड होप. Later on, we had this person. His name is Christopher Columbus. Christopher Columbus ये इंडिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है. He wants to search a sea route all the way till India. ठीक है, तो इसने क्या किया, यूरोप से निकला और बाय मिस्टेक इंडिया की जगह वो अमेरिका पहुंच गया. लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये अमेरिका है. उसको लगा कि वो इंडिया पहुंच गया, और मरने तक उसको यही लगा कि वो इंडिया पहुंच गया. ठीक है, सो एक्चुअली स्पीकिंग, क्रिस्टोफर कोलंबस, he searched a sea route towards America. Later on, we have this last person, and his name is Vasco da Gama. Vasco da Gama, he starts, searching for a sea route to India. He starts his journey all the way from Europe. He reaches the Cape of Good Hope, and then he goes towards the north, and finally he reaches India. So the very first European to search a sea route towards India was none other but Vasco da Gama. I'll quickly see the queries over here. We'll solve them quickly, and the rest of the people can leave for today. Fine. So there is a question which has been asked. Okay. Istanbul's king's heart was kept in a box after who said this? His death, and is continuing today also for its discovery. Absolutely no idea over this, dear. Okay. Fine. For those people who have any other doubts, can stay back. Yes, Mehak has asked this question. So both of, so ma'am, they both found the Red Indians, right? The original people who used to stay in America were the Red Indians. ठीक है, तो हाँ, ये रेड इंडियंस जो नाम है वो एक्चुअली इंडिया ढूंढने जा रहा था क्रिस्टोफर कोलंबस. They thought they reached India, and that is why they started calling those people as Red Indians. Very true. Okay, happy Independence Day to everyone. It's Mansi who has said it again. Fine. Okay, great. I have really no idea about this show, Atharva then. Fine. So बाइजेंटीन एम्पायर का नाम था. जैसे इंडिया में मुगल एम्पायर था, जैसे मुगल साम्राज्य इंडिया में था, वैसे बाइजेंटीन एम्पायर जो था वो पहले यूरोप और एशिया के बीच में, ये जो पार्ट था यहाँ पे पहले बाइजेंटीन एम्पायर था.
Okay. I hope you guys have understood this.